इंडिया बस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। रुक करते हैं हम खबरों की ओर। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आपको बता दें कि इसी क्रम में बीएसपी सुप्रीमो मायावती 7 फरवरी को एक बड़ी समीक्षा बैठक करेंगी। आपको बता दें कि इस बैठक में प्रदेश भर से जोनल मंडल, जिला विधानसभा और सेक्टर स्तर तक के सभी पदाधिकारियों को बुलाया जाएगा। बैठक में संगठन की मजबूती, बूथ स्तर की स्थिति और आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। पार्टी ने पहले ही 1600 टीमों का गठन कर उन्हें गांव-गांव मतदाता जोड़ने के अभियान में लगाया है। आपको बता दें कि समीक्षा बैठक में इन टीमों की प्रगति रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। बहुजन समाज पार्टी ने कि ये मीटिंग 7 फरवरी को आयोजित की जाएगी। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता राशिद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राशिद, बीएसपी सुप्रीमो मायावती समीक्षा बैठक ये जो करेंगी, इसमें किन अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? नहीं देखिए, बिल्कुल आपको बता दें 2027 विधानसभा चुनाव अगले साल होना है, जिसको लेके सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी। वहीं अगर बात की जाए बीएसपी की, तो सुप्रीमो मायावती जो है लगातार अब बैठकें कर रही हैं। उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संदेश दिया। तो उसके बाद 7 फरवरी को एक बैठक करने जा रही है। बैठक में उत्तर प्रदेश के तमाम जिला अध्यक्ष जो है या कार्यकर्ता है, संगठन के अध्यक्ष हैं, उनको तमाम लोगों को बुलाया गया। माना ये जा रहा है कि कार्यालय में कम से कम 300 पदाधिकारी होंगे, जिनको मायावती संबोधित करेंगे। 2027 के लिए उनको गांव-गांव जाके कार्यकर्ता जोड़ने के बाद, देखिए बीएसपी जो है, अगर पिछले चुनाव को देखा जाए तो 2007 से 12 तक मायावती की सरकार रही थी, लेकिन उसके बाद मायावती का जनाधार लगातार गिरते चला गया। उसी को जनाधार को मजबूत करने के लिए मायावती लगातार बैठकें कर रही हैं, नेताओं को दिशा निर्देश दे रही हैं कि गांव-गांव जाए, लोगों से मिलने के बाद में उनको जोड़े। देखिए आपको बता दें, बसपा की एक अलग रणनीति होती है। वो प्रदर्शन पे जो है वो यकीन नहीं करती है। वो घर घर जाके, गांव-गांव जाके लोगों से मिल के बात करती है और कार्यकर्ता जोड़ने का काम करते हैं उनके नेता। तो ये माना जा रहा है कि बीएसपी की जो बैठक है, ये बड़ी बैठक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मायावती का एक नाम है और कहीं ना कहीं बीएसपी जो है वो एक अपने में ऐसी पार्टी है जो चुनाव के रुख को पूरी तरह से मोड़ देती है। तिकोड़ी मुकाबला हो जाता है। उसी को लेकर मायावती अब 7 फरवरी को लखनऊ में प्रदेश कार्यालय पर बैठक करेंगी और सभी नेताओं को दिशा निर्देश देंगी। जी राशिद, क्या यह बैठक सिर्फ जिला स्तर तक सीमित है या उससे नीचे के पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे? नहीं देखिए, आपको बता दें जिला अध्यक्ष, तमाम जैसे जिलों के जो अध्यक्ष हैं वो बैठेंगे, बड़े पदाधिकारी मौजूद होंगे। दूसरी बात ये, जो निचले स्तर के हैं, कहीं ना कहीं संगठन में एक के बाद एक जुड़ा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के तमाम जैसे पदाधिकारी हैं जिनको नहीं बुलाया जा सकता, जो बड़े पदाधिकारी हैं उनको बुलाया जाएगा, उनको एक संदेश दिया जाएगा। वो अपने संगठन के लोगों को जाके इस बात को बताएंगे कि बहन जी ने ये संदेश दिया, इस पे काम करना है। उसी को लेकर ये बैठक होना है और 300 से ज्यादा माना जा रहा है कि पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बसपा के तमाम बड़े चेहरे वहां पे आपको दिखेंगे और उसके बाद में कवायद ये भी लगाई जा रही है कि बसपा में कुछ कद्दावर पुराने नेता भी जो है वापसी कर सकते हैं। ये भी एक अनुमान लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल राशिद, इस बैठक में क्या गठबंधन को लेकर कोई चर्चा देखी जा सकती है? नहीं देखिए, आपको बता दें कि मायावती ने अपने जन्मदिन पे जब मीडिया को संबोधित किया था तो उन्होंने ये कहा था कि इस वक्त तो ये कहीं से नहीं है कि हम किसी के साथ गठबंधन में जाएंगे, क्योंकि गठबंधन का परिणाम मायावती कई बार दे चुकी है। तो उन्होंने अभी फिलहाल गठबंधन के लिए साफ तौर से मना कर दिया है कि वो गठबंधन में किसी के साथ जाएंगी। लेकिन हाँ, आगे अगर कोई रणनीति ऐसी देखती हैं कि गठबंधन करना जरूरी है तो करेंगी। साफ तौर से उन्होंने इस बार के लिए गठबंधन में जाने के लिए मना कर दिया, लेकिन भविष्य में ना जाए ऐसी कोई बात नहीं कही। जी राशिद, बैठक में संगठन से जुड़े किन मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है? नहीं देखिए, आपको बता दें संगठन में देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि मायावती का जो कहा जाता था कि दलित वोट जो इनके पास में सबसे ज्यादा था,
दलित और अल्पसंख्यक अगर मिला लिया जाए तो मायावती के पास 25 से 30% वोट हो जाता था। उसके बाद में कुछ वोट अगर अदर कास्ट का मिल जाता था तो उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बन जाती थी। देखिए कहीं ना कहीं दलित और अल्पसंख्यक दोनों मायावती से अलग हो थोड़ा बहुत छिटक चुका है। अगर अल्पसंख्यक की बात की जाए तो पूरा ये समाजवादी के साथ में इस टाइम है, तो उसी को एक बार फिर वो कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की जा रही है कि बसपा के जो है दलित और मुस्लिम ये दोनों फैक्टर पे काम किया जाएगा और दोनों को साथ में ला के मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने का दावा कर सकती हैं। जी राशिद, क्या लगता है आपको कि क्यों बूथ स्तर की स्थिति पर चर्चा महत्वपूर्ण मानी जा रही है? नहीं देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, कोई भी पार्टी हो उस पार्टी को खड़ा करने का मेन काम बूथ स्तर से होता है। जब आपका बूथ मजबूत होगा तो आपका जिला मजबूत होगा, जब आपका जिला मजबूत होगा तो आपका शहर मजबूत होगा, उसी के साथ में उत्तर प्रदेश मजबूत होगा। बूथ की अहमियत जो है वो बड़ी होती है। बूथ लेवल से ही पार्टी संगठन जो है वो मजबूत करती है, क्योंकि बूथ से ही जीत के आदमी ऊपर जाता है। तो ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मायावती का जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है वो शो ऑफ नहीं करता है, जो साइलेंट वोटर की तरह जो है काम करता है और उनके कार्यकर्ता भी साइलेंट होकर काम करते हैं और लगातार बूथ को मजबूत करने का ही काम किया जाता है। तो बसपा अपने पुराने पैटर्न पे एक बार फिर जाएगी, बूथ को मजबूत करेगी, साइलेंट तरीके से वो मैदान में उतरेगी। लेकिन हाँ, मैदान में उतरने के बाद में बसपा के उतरते ही चुनाव का रुख एकदम बदल जाता है। जी बिल्कुल राशिद, ओवैसी के आने से जो मुस्लिम समाज का जो वोट कटने की जो संभावना है, क्या इस पर कोई चर्चा देखी जा सकती है? नहीं देखिए, आपको बता दें, बिहार चुनाव जो हुआ है, बिहार चुनाव में ये देखा गया कि एम ने जो है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों पर बड़ी सेल लगाई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये माना जा रहा है कि ओवैसी के आने से कुछ असर पड़ेगा, लेकिन जितना आकलन लोग कर रहे हैं उतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्पसंख्यक जो उत्तर प्रदेश का देखिए एक चुनाव अलग होता है। कहीं ना कहीं ये चुनाव आते जाति समीकरण बनने लगते हैं, यादव मुस्लिम और तमाम ऐसे रणनीति बनने लगती है। तो ये माना जा रहा है कि अल्पसंख्यक वोटर जो है कुछ एम की तरफ खिसक सकता है, लेकिन इतना प्रभाव नहीं डाल सकते। तो ओवैसी को लेकर उत्तर प्रदेश में इन दिनों चर्चा नहीं हो रही है। हालांकि तमाम राजनीतिक दलों से जब ये बात की जाती है तो ओवैसी का नाम आते ही वो किनारा कर लेते हैं। लेकिन ये आपको बता दें कि जैसे कुछ जिले हैं, अगर बात की जाए अलीगढ़ है, आजमगढ़ है, तमाम जैसे पश्चिम में आपको बात कर ली जाए तो ये तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ पे ओवैसी का फैक्टर दिखेगा। तो कहीं ना कहीं ओवैसी के फैक्टर को कम करने के लिए लोग उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करते। लेकिन हाँ, ये माना जा रहा है कि अल्पसंख्यक वोटों पर ओवैसी अच्छा डेंट लगाएंगे। तो इसी को लेकर तमाम पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियां बना रही हैं। जी बिल्कुल राशिद, बहुत बहुत धन्यवाद राशिद, हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। उन्नाव में कानपुर लखनऊ हाईवे पर भीषण हादसा देखने के लिए मिला। दो ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार परिवार को रौंद दिया। आपको बता दें कि पति पत्नी और दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस सीसीटीवी से आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर पीलीभीत से है, जहां कानून व्यवस्था को लेकर पीलीभीत के आईपीएस अभिषेक यादव का तबादला लखनऊ कर दिया गया। आपको बता दें कि अब पीलीभीत के नए पुलिस अधीक्षक आईपीएस 2015 बैच के श्री सुकृति माधव मिश्रा होंगे। आपको बता दें कि सुकृति माधव मिश्रा इससे पहले आगरा में पुलिस अधीक्षक क्षेत्रीय अभिसूचना के पद पर तैनात थे। शासन ने उन्हें पीलीभीत का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया है। आपको बता दें कि वहीं आईपीएस अभिषेक यादव ने पीलीभीत में रहते हुए कई उपलब्धियां हासिल की। उन्हें पीलीभीत में ही उप महानिरीक्षक का पद भी प्राप्त हुआ था। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर बिजनौर से है, जहां जिले में देर रात दो अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पहला हादसा धामपुर थाना क्षेत्र में भारत पेट्रोल पंप के पास हुआ। आपको बता दें कि तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। पिता और पुत्र घायल हो गए। दूसरा हादसा कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के बारूकी के पास हुआ।
जहां 2 बाइक सवार की आमने सामने टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई। आपको बता दें कि पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आपको बता दें कि जिले में सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। थाना क्षेत्र कोतवाली देहात के बिजनौर कोतवाली रोड पर बरूकी फ्लाईओवर के पास 2 तेज रफ्तार बाइक सवारों की आपस में टक्कर हो गई, जिनमें बाइक सवार सभी घायल हो गए, जिन्हें तत्काल प्राथमिक चिकित्सा केंद्र लाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उपचार के दौरान दोनों बाइक सवार चालकों को मृत घोषित कर दिया गया है तथा अन्य सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है। परिवारीजनों को सूचना दे दी गई है तथा अन्य विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जा रही है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर विकास नगर से है, जहां कालसी क्षेत्र में देर रात एक रिहायशी मकान में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि आग लगते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ये आग सेवानिवृत्त तहसील कर्मचारी मदन सिंह के घर में लगी। आपको बता दें कि आग इतनी तेज थी कि ग्रामीणों के प्रयास नाकाम रहे। सूचना मिलते ही कालसी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। संकरी गलियों के कारण फायर ब्रिगेड को परेशानी हुई। आपको बता दें कि पुलिस, फायर सर्विस, तहसील प्रशासन और ग्रामीणों ने मिलकर आग पर काबू पाया है। आपको बता दें कि घर का सारा सामान जलकर राख हो गया, कुछ मवेशी भी झुलस गए। 2 पुलिसकर्मी मामूली रूप से झुलसे। इस हादसे का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। आपको बता दें कि नशे की बढ़ती समस्या पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश के 10 जिलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन को मजबूती दी गई। आपको बता दें कि गंभीर और संगठित अपराधों से निपटने के लिए विशेष एसओजी टीम का गठन किया गया। वहीं युवाओं को रोजगार और कौशल से जोड़ने के उद्देश्य से फ्लाई ट्रेनिंग संगठन शुरू करने का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि इसके साथ ही राज्य में क्लाउड फर्स्ट नीति लागू होगी, जिससे डिजिटल गवर्नेंस को मजबूती मिलेगी और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां जिले में बाघ की दहशत को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जनपद के 8 स्कूल आज बंद रहेंगे। इन स्कूलों के आसपास जंगल और सुनसान रास्ते मौजूद हैं, जिससे बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें कि लगातार बाघ की गतिविधियों की सूचना मिल रही है। इसी कारण जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया। प्रशासन और वन विभाग की टीमें क्षेत्र में निगरानी कर रही हैं। ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की गई है। वहीं हालात सामान्य होने तक आगे भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी सबिन बंसल के निर्देश पर नारी निकेतन की महिलाओं के लिए विशेष पिकनिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिलाओं को क्रॉस रोड मॉल ले जाया गया, जहां उन्हें फिल्म बॉर्डर 2 दिखाई गई। आपको बता दें कि इसके बाद होटल के सभी लोगों को लंच कराया गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के चेहरे पर खुशी और अपनापन देखने को मिला। इस मौके पर जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिस्ट मौजूद रही। नारी निकेतन की अध्यक्षता सोनल राणा और स्टाफ के साथ रहा। जिला प्रशासन ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम महिलाओं के मानसिक और भावनात्मक सशक्तिकरण के लिए जरूरी हैं। सम्मान और स्नेह से पुनर्वास आसान होता है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि समिट के बाद जमीनी स्तर पर कोई ठोस असर नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन जनता को कोई फायदा नहीं दिख रहा है।
गणेश गोदियाल ने सरकार से पूरे समिट पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि समिट पर हुए खर्च और आय निवेश की सही जानकारी सार्वजनिक की जाए। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार केवल खोखले वादे करती है। मैं सरकार को चुनौती दे रहा हूं कि सरकार अभी तक जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का जो प्रोग्राम इन्होंने चलाया, इस पर एक श्वेत पत्र ले आए और दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि जितना वो प्रोग्राम अरेंज करने में खर्च हुआ, उतना भी इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में नहीं आया। सब झूठ है, सब सगुफे हैं, सब बंडलबाजी है, बातों की बंडलबाजी है, बातों के गट्ठर दिए जा रहे हैं लोगों को, बस लोगों को उसमें उलझाया जा रहा है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। श्वेत पत्र लाएं कि कितना इन्वेस्टमेंट आया, उतना भी इन्वेस्टमेंट नहीं आया जितना उस पर खर्च हुआ होगा उसके इंतजाम करने में। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें पन्ना प्रमुख को लेकर प्रदेश स्तर के पदाधिकारी तक को संगठनात्मक मंत्र दिए जाएंगे। आपको बता दें कि भाजपा की वरिष्ठ प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि पार्टी समय समय पर प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को तैयार करती है, उन्हें मजबूत और सक्षम बनाती है। उन्होंने बताया कि 2027 के चुनाव में भाजपा का कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। लखनऊ में विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर कैंसर जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया। लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित इस अभियान की शुरुआत 1090 चौराहे से LIC तक की गई। जागरूकता रैली में कैंसर सर्वाइवर विशेषज्ञ और आम जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान सभी ने नशा मुक्त और स्वस्थ जीवन जीने की सामूहिक शपथ ली। इस पहल का उद्देश्य लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समय पर जांच व उपचार की दिशा में लोगों को प्रेरित करना बताया गया। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बांदा में स्क्रैप माफिया रवि काना की जेल से रिहाई के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। आपको बता दें कि जेल प्रशासन पर मुकदमा दर्ज किया गया। जेल अधीक्षक रेल और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत हुआ। आपको बता दें कि ये कार्रवाई जेल चौकी प्रभारी के प्रार्थना पत्र के आधार पर की गई। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जांच टीम गठित की है। आपको बता दें कि जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले जेलर विक्रम सिंह को निलंबित किया जा चुका है। विभाग ने इसे न्यायिक आदेशों की अवहेलना बताया है। जनपद बांदा के थाना कोतवाली नगर में जेल चौकी प्रभारी द्वारा दी गई एप्लीकेशन के आधार पर जेल में नियुक्त अधिकारी कर्मचारीगण के द्वारा एक अभियोग के विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें आरोप लगा है कि जेल में निरुद्ध एक अपराधी जिसका नाम रवि काना है, उसका जनपद गौतम बुद्ध नगर के माननीय न्यायालय के समक्ष PC के पेशी के उपरांत बिना किसी माननीय न्यायालय के आदेश के और बिना माननीय न्यायालय को सूचित रिहा कर दिया गया। ये प्रकरण संवेदनशील है। मेरे स्तर से इसमें एक विशेष विवेचनात्मक टीम एडिशनल SP के नेतृत्व में गठित की गई है। ये टीम हर पहलू पे गहनता से जांच करी किन परिस्थितियों में अभियुक्त को रिहा किया गया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। हरदोई में पुलिस का ऑपरेशन लगड़ा लगातार जारी। इस क्रम में हरदोई पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया, जिसके बाद उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने मौके से कुल 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस का कहना है कि बदमाश किसी बड़ी वारदात की फिराक में थे।
अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मुरादाबाद में हिंदू महासम्मेलन में पहुंची साध्वी प्राची ने मंच से महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा, तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर तू कभी बुरखे वाली ना बन। उन्होंने लव जिहाद मामले का जिक्र करते हुए कहा कि इनमें फंडिंग होती है और इसकी जांच जरूरी है। साध्वी प्राची ने मुख्यमंत्री के मदरसों की फंडिंग की जांच की मांग का समर्थन किया और कहा कि इस दिशा में मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं और जो भी पैसा आ रहा है उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने जोधपुर में साध्वी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले में भी निष्पक्ष और सही तरीके से जांच होनी चाहिए। देखिए पत्रकार बंधुओं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी समारोह हिंदुस्तान के कोने कोने में मनाया जा रहा है। आज ठाकुर द्वारा में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की टीम ने हिंदू सम्मेलन रखा है। बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर, दिव्य और भव्य कार्यक्रम कि वो एआई का मामला था जो आजकल कोई ऐप आया है एआई के द्वारा, उसमें लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और ये बड़ी दर्दनाक पीड़ा है। योगी जी ने भी एक दिन कहा था एआई से वीडियो दूसरों को ब्लैकमेल करने वालों सावधान हो जाओ, उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन मैं कहूंगी सरकार से कि इस पर कठोर निर्णय लीजिए, एक कठोर कानून बनाइए, क्योंकि किसी को भी एक युवा सन्यासिनी जो कि बहुत अच्छा समाज को दिशा निर्देश प्रेरणा का स्रोत थी, दिशा देने का काम कर सकती थी, हिंदुत्व को बचाने में अपना योगदान दे सकती थी, उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, यही होना चाहिए, क्योंकि अवैध तरीके से बहुत सारे काम चल रहे जिनका मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि फिर आप कहोगे कि विवादित बयान, इसलिए साफ साफ कहना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार जो कार्य कर रही बहुत अच्छा काम कर रही है। जो फंडिंग मदरसों में अरब राष्ट्रों से हो रही है, किस लिए हो रही है? सरकार वेतन दे रही है, टैक्स हिंदू भर रहा है, देश को तोड़ने की कहीं साजिश ना होने पाए, इसीलिए योगी जी ने जो किया है ये काम बहुत अच्छा किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।